बिहार चुनाव समाप्त होते ही शिक्षा विभाग आई एक्शन में। 3 शिक्षकों को कर दिया गया निलंबित। नियोजित एवं विशिष्ट शिक्षकों के लिए जारी किया गया फंड। तो सरकार बनाने के लिए 2 जगहों पर हो रही बैठक। किसकी बनेगी सरकार, यह देखना हो गया दिलचस्प। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। ज्यों ही चुनाव समाप्त हुआ, शिक्षा विभाग एक्शन में आ गई है और छोटी सी गलती के कारण 3 शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पर चुनाव समाप्त होते ही आखिर वर्षों से लंबित नियोजित एवं विशिष्ट शिक्षकों का हुआ फंड जारी करने का आदेश भी दे दिया गया है। दोस्तों साथ ही साथ बड़ी बात कि अभी चुनाव आचार संहिता लागू है और सरकार बनाने की कवायद भी शुरू है। परंतु दिलचस्प बात यह है कि 2 जगहों पर सरकार बनाने संबंधी बैठक हो रही है। आखिर जदयू की बनेगी सरकार या फिर बीजेपी की बनेगी सरकार, यह देखना आखिर दिलचस्प हो गया है। आइए आज के इस वीडियो में इन तमाम मुद्दों पर हम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों चुनाव संपन्न हो गया, मतगणना भी संपन्न हो गई और सरकार बहुमत के साथ बनाने की बातें सामने आ गई। लेकिन आखिर यहाँ पर बड़ी बात की शिक्षा विभाग शायद इसी दिन का इंतजार कर रही थी। चुनाव समाप्त होते ही बड़ा एक्शन ले लिया गया है। जमुई जिले के एक ही विद्यालय में कार्यरत 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, एक छोटी सी गलती के कारण। वो गलती क्या था कि समय के बाद उन्होंने अपना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अटेंडेंस बनाया था, जिसको लेकर उस पर जांच की टीम बिठाई गई थी और जांच में यह सत्य साबित हुआ कि 9:30 पूर्वाह्न के बाद उस विद्यालय के तीनों शिक्षकों ने आखिर अपना अटेंडेंस बनाया, जिसके एवज में उन्हें अपने कार्य में आखिर उदासीनता बरते जाने के कारण या फिर कार्य में लापरवाही की वजह से उन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ छोटी सी गलती दोस्तों, चुनाव समाप्त हो गया। चुनाव प्रक्रिया के दरमियान तो शिक्षक देर सवेर आते रहे, लेकिन अब शिक्षकों को सावधान हो जाने की ज़रूरत है। कतई शिक्षा विभाग आपको बख्शेंगी नहीं। इसलिए हर हाल में 9:30 तक शिक्षकों को चाहिए कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना अपना अटेंडेंस जरूर दर्ज कर दे। लेकिन ये भी बात सत्य है कि कुछ असामयिक घटना के कारण आखिर शिक्षकों के द्वारा उपस्थिति में विलंब हो जाती है, जिस पर भी शिक्षा विभाग को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। शिक्षक जानबूझकर विलंब से विद्यालय नहीं पहुंचते, कभी गाड़ी छूट जाती तो कभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती, जिसके कारण इन मुद्दों पर, इन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग को ध्यान केंद्रित करना चाहिए और छूट भी प्रदान किया जाना चाहिए आकस्मिक विलंब होने की स्थिति में। वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग चुनाव के उपरांत आखिर बड़ा दरियादिली दिखाई। आपने देखा ही होगा कि बीते कल एचआरए, डीए, अन्य तमाम भत्तों को एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट करने हेतु पत्र जारी कर दिया। तो उससे ठीक एक दिन पहले 13 नवंबर 2025 को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से नियोजित एवं विशिष्ट शिक्षकों के लिए फंड भी जारी कर दिया गया था। दोस्तों यह पत्र भी आपके स्क्रीन पर है और यह पत्र तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से लिखा गया है। वो क्या है दोस्तों, वो है यूटीआई पेंशन प्लान के तहत प्रथम किस्त के अंतर्गत जो राज्यांश देना था उसकी विमुक्ति संबंधी पत्र है। दोस्तों इसमें लिख दिया गया है स्पष्ट रूप से कि नियोजित शिक्षकों के लिए यूटीआई पेंशन प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से प्रथम अनुपूरक या राज्यांश उसे विपत्र कोड के माध्यम से भुनाने में विलंब हो गई थी, जिसके कारण फिर से उसमें आखिर सुधार कर दिया गया है। इसलिए तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे भुनाने का कष्ट करे, यानी स्पष्ट ही इस पत्र में उल्लेख है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि यह स्वीकृत्यादेश आज नहीं 2023 में मिल गई थी। 2023 में ही 77 करोड़ रुपए जो राज्य सरकार की ओर से यूटीआई पेंशन फंड में जमा करने की विमुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया था। परंतु हुआ यूँ था कि विपत्र कोड में त्रुटि रहने के कारण यह पैसा भुन नहीं पाया था और एचआरएमएस पोर्टल पर आखिर
दिक्कतें हो रही थी, जिसके कारण यह पैसा शिक्षकों के खाते में नहीं जा पाया। परंतु जरा गौर कीजिए कि उस छोटी सी समस्या जो विपत्र कोड में त्रुटि हो गई थी, उसे सुलझाने में शिक्षा विभाग को लगभग 1.5 वर्ष लग गए और 1.5 वर्ष बाद यानी लगभग 2025 वर्ष की समाप्ति होने वाली है और यहाँ पर उन मसलों को सुलझा लिया गया है और 77 करोड़ रुपए यहाँ पर शिक्षकों के यूटीआई पेंशन फंड में जारी करने हेतु पत्र जारी कर दिया गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह पैसा आखिर किन शिक्षकों के खाते में जाएंगे। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि यह यूटीआई पेंशन प्लान से संबंधित ही पैसा है और सरकार की ओर से यह निर्धारित की गई थी। जब शिक्षक नियोजित के रूप में कार्यरत थे, उस समय राज्य सरकार की ओर से प्रति महीना शिक्षकों को पेंशन मद में 200 रुपये देने का प्रावधान था और शिक्षक 200 रुपये कटा सकते थे। शिक्षक चाहते तो उससे ज़्यादा जितनी मन उतने पैसे अपने यूटीआई पेंशन फंड में जमा कर सकते थे। ढेर सारे शिक्षकों ने हजार रुपये प्रति महीना कटाया, लेकिन यहाँ पर देख लिया जाए, ढेर सारे शिक्षक जो आज भी नियोजित पद पर कार्यरत है, ढेर सारे शिक्षक जो आज बीपीएससी शिक्षक बन गए, नियोजित पद को त्याग कर ढेर सारे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए, ढेर सारे शिक्षक प्रधान शिक्षक बन गए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उनके यूटीआई पेंशन प्लान में आज तक एक भी राशि नहीं दी गई। यह यूटीआई पेंशन प्लान की शुरुआत तो वर्ष 2013 से हुई थी और 2020 में सरकार के द्वारा ही पत्र लिखकर यूटीआई पेंशन प्लान को बंद कर दिया गया था। शायद शिक्षा विभाग या राज्य सरकार की ओर से कुछ सोची गई होगी कि हम आने वाले दिनों में शिक्षकों को जब एनपीएस ही देंगे या फिर ईपीएफ ही देंगे, तो आखिर क्यों यूटीआई पेंशन प्लान चलेगा। और हुआ भी यूँ ही था कि तमाम शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ सबसे पहले दे दिया गया। यहाँ पर नियोजित शिक्षक को आखिर यूटीआई पेंशन से आच्छादित किया गया था, परंतु 2020 में यूटीआई पेंशन प्लान को बंद कर दिया गया। 2021 से ईपीएफ राशि प्रदान की गई। तो इस तरह से दोस्तों, जब शिक्षक ईपीआई पेंशन प्लान से आच्छादित हो गए, उसके बाद उससे पूर्व ही यूटीआई पेंशन प्लान से आच्छादित रहे और तमाम शिक्षक यूटीआई पेंशन से दूर हो गए, उनके अपने खाते से भी पैसे कटने बंद हो गए। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जब सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया यूटीआई पेंशन प्लान, यानी लगभग 2020 इसे माना जा सकता है, या फिर यूँ भी कहा जा सकता कि ईपीएफ खाता खुलने से ठीक पहले तक, तो सितंबर 2021 से ईपीएफ पेंशन प्लान लागू हुआ था। उससे पहले तमाम शिक्षक जो आज चाहे विद्यालय अध्यापक के रूप में हो गए हो, नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक या प्रधान शिक्षक, वो तमाम के शिक्षक यूटीआई पेंशन प्लान से ही आच्छादित थे। तो उससे पहले 200 रुपये तमाम शिक्षकों के यूटीआई खाते में भेजे जाएंगे। यही फंड आखिर जारी किया गया है। आखिर कितनी राशियां होंगी, तो लगभग 9 सालों का यह पैसा है और 20,000 के आसपास प्रति शिक्षकों के यूटीआई पेंशन मद में जाएंगे पैसे। ये शिक्षकों के अपने खाते में नहीं आएंगे, बैंक खाते में नहीं आएंगे, या पेंशन खाते में भेजी जाएगी। तो इस आधार पर दोस्तों, पोर्टफोलियो की मांग की जा सकती है। शिक्षक अपना पोर्टफोलियो रखेंगे जो यूटीआई की ओर से भी जारी किया गया था, पते पर भेजा गया था। अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से एक एसएमएस करेंगे और उसके माध्यम से उन शिक्षकों को अपना पोर्टफोलियो वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेम समय में ही भेज दिया जाता है। तो शिक्षकों को अपना अपना पोर्टफोलियो नंबर भी रखना अनिवार्य है। हो सकता है शिक्षा विभाग के स्तर से इसकी मांग की जाए और यह जरूरी भी है। शिक्षा विभाग के पास किसी भी प्रकार का कोई डेटा नहीं रहता। जब कभी भी जिस भी डेटा की आवश्यकता होती है, सबसे साधारण और आसान किस्त माना जाता है कि शिक्षकों से ही आखिर मांग लिया जाए। आखिर शिक्षा विभाग के कार्यालय में पड़ा भी रहेगा तो उसे ढूंढेगा कौन। यही कारण है कि पोर्टफोलियो नंबर तमाम शिक्षकों को उपलब्ध करके रहना होगा। तो इस तरह से दोस्तों, लगभग 20-20 हज़ार रुपये यूटीआई पेंशन खाते में भेजे जाएंगे। हालांकि यह लगभग
जोड़ लिया जाए तो 12 वर्ष होने जा रहे हैं, 2025 समाप्ति की ओर है। यही पैसा अगर शुरू से राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों के खाते में दिया जाता तो आज यह 20,000 रुपया कम से कम 40 से 45,000 रुपया जरूर बन गया होता। इस तरह से दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से 20,000 रुपये, लेकिन 25,000 रुपये का शिक्षकों को नुकसान भी जरूर हो रहा है। वहीं दोस्तों, ये तो बातें हुई, आखिर शिक्षक करेंगे तो क्या करेंगे, राज्य सरकार के कर्मी है तो सरकार का जो आदेश होगा उसे तो अक्षरशः पालन करना होगा। वहीं पर देखेंगे, इन दिनों बिहार में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है और बड़ा दिलचस्प मोड़ पर बिहार इन दिनों गुजर रहा है। वहां पर सरकार बनाने के लिए दो दो जगहों पर आखिर बैठकें आयोजित की गई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के द्वारा पटना में खुद अपने आप को सीएम पद के शपथ हेतु बैठक की गई शनिवार को, तो वहीं पर देखेंगे तो चिराग पासवान को भी बुला लिया गया था और तमाम जदयू के नवनिर्वाचित विधायकों को भी बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये आई कि अमित शाह की ओर से सरकार बनाने के लिए दिल्ली में बैठक आयोजित की गई है और यह आयोजित रात में ही आयोजित की गई है यह बैठक, और धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और विनोद तावरे उस बैठक के प्रमुख नेता माने जा रहे हैं। परंतु संजय झा और ललन सिंह से लगातार फोन के माध्यम से ही संपर्क किया जा रहा है उन तीनों बीजेपी नेताओं के द्वारा कि कैसे सरकार बनाई जाए। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार की ओर से चिराग पासवान को बुलाया गया था घर पर, सीएम आवास पर, परंतु जब सीएम आवास से चिराग पासवान बाहर निकले तब उनसे पूछा गया आखिर इस बार बिहार के सीएम कौन होंगे, तब उन्होंने सीधे लहजे में कह दिया कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाए, मैं सिर्फ उन्हें शुभकामना देने आया था। आखिर कौन सीएम पद की शपथ लेंगे वह तो सर्वोच्च लीडर का ही फैसला होगा। उसके तुरंत बाद ही चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए और अपने 1900 नवनिर्वाचित विधायकों को बुला लिए। बुलाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए एक बात फिर से स्पष्ट कर डाली कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार विधायक दल की बैठक होगी और विधायकों के द्वारा ही आखिर मुख्यमंत्री फेस का चुनाव किया जाएगा और चुनाव के उपरांत ही उन्हें प्रमोट किया जा सकेगा सीएम बनाने के लिए। तो यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों कि आखिर चिराग पासवान को अपने तरफ खींचने के लिए नीतीश कुमार की ओर से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान के पास 19 सीटें हैं और नीतीश कुमार के पास 85 सीटें हैं। दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो 204 सीट हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं, इसके बाद भी नीतीश कुमार को आखिर भाजपा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बड़ी बात मैं बता दूं कि नीतीश कुमार अगर अपने आप अपने बैठकों के अनुरूप सीएम पद की शपथ लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। हर हाल में प्रतिपक्ष जो अभी तक रहे हैं, विपक्ष यानी महागठबंधन आरजेडी कह दिया जाए, कांग्रेस कह दिया जाए, इन सभी से समर्थन लेना होगा, तब इनकी सरकार बन सकती है। उसके बाद भी एआईएमआईएम को भी अपने समर्थन में लेना होगा, तभी नीतीश कुमार सिर्फ ब सिर्फ बीजेपी हो या लोजपा हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो, उन्हें छोड़कर सरकार बना सकते हैं। वहीं पर आप गौर करेंगे तो बीजेपी भी अपनी सरकार बना सकती है। इसके लिए बीजेपी के पास 89 सीटें हैं, चिराग पासवान के पास 19 सीटें हैं। दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो कुल 108 सीटें हो जाती है। 9 सीटें आ जाती है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिलाकर, तो कुल हो जाते हैं 118 सीटें। और एआईएमआईएम को अगर मिला लिया जाता है तो 123 सीटों के साथ बीजेपी अपनी सरकार भी और अपने मुख्यमंत्री चेहरे को भी सत्ता पर बिठा सकती है। लेकिन यहाँ पर जरा सोचने की बात है कि संजय झा से संपर्क किया जा रहा है, ललन सिंह से संपर्क किया जा रहा है, बैठक दिल्ली में हो रही है, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है वहाँ। इससे भी खबरें आने शुरू हो गई है कि जदयू के कुछ नेताओं को बीजेपी की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके आधार पर
संजय झा को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की जा सकती है बीजेपी की ओर से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहकर भी अगर नीतीश कुमार चाहेंगे कि मैं आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर डालूं, तो पहले असंभव है। ऐसा इसलिए कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार राज्यपाल के द्वारा सबसे बड़े दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रण दिया जाएगा। उसके अनुसार बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो राज्यपाल के द्वारा बीजेपी को ही आखिर सरकार बनाने का दावा पेश करने हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। और ज्यों ही उस समय दावा पेश करने की बातें आएगी, स्वाभाविक है बीजेपी अपने समर्थित व्यक्ति को सरकार बनाने हेतु दावा पेश कर देंगे। देखना है, बिहार दिलचस्प मोड़ पर है। ऐतिहासिक चुनाव हुए हैं, ऐतिहासिक परिणाम भी आए हैं, तो ऐतिहासिक आखिर सीएम कुर्सी भी आखिर सजेगी। देखना दिलचस्प है। इन मुद्दों पर आप सभी का क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।